आप सबको चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको बाल दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि आप बच्चे हैं और बच्चे किसी भी देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि बच्चे ही राष्ट्र के निर्माता होते हैं, बच्चे ही राष्ट्र को बनाते हैं। इसी वजह से उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें मैडम ने अभी उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला। मैं कहूँगा कि सोचिए, गौर करिए कि वो शख्स जो इतने नाजों से, इतने ज़्यादा अमीरी में पला था, जिनके वालिद पंडित मोतीलाल नेहरू उस ज़माने बड़े आदमियों में, अमीर आदमी में उनका शुमार होता था। उस ज़माने में वो ऐसी सैलरी लेते थे अपने किसी केस को लड़ने के, क्योंकि वो बहुत मशहूर लॉयर थे और उस ज़माने में वो पॉन्ड्स में पैसे लिया करते, पेमेंट लिया करते थे। इस वजह से इतनी बड़े आदमी होने के साथ साथ उन्होंने अपने बेटे को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा। पहले शुरुआती तालीम उनकी घर पे हुई पंडित नेहरू की, और जब वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए वहाँ पे उन्होंने कैम्ब्रिज और तमाम हैरो कॉलेज, इन तमाम जगह से उन्होंने अपनी डिग्री को हासिल किया। एक वाक़या मुझे याद आता है कि एक बार क्या हुआ कि पंडित नेहरू ने अपने वालिद को, बल्कि यूँ कहेंगे कि पंडित नेहरू के वालिद ने एक बार अपने बेटे को एक लेटर लिखा। उसमें पूछा कि बेटे तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ तो नहीं है वहाँ पर। तो पंडित नेहरू ने ये लिखा कि हाँ, मुझे वैसे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे प्रिंस भी हमारे कॉलेज में पढ़ता है। जब वो पढ़कर निकलता है बाहर तो उसके दो साइड के गेट पर कार खड़ी हुई होती है और वो जिधर चाहता अपने दोस्तों से बात करता, वो जाता और जाकर कार में बैठ जाता है। एक वाक़या कहीं मैंने पढ़ा था तो वो मैं बयान कर रहा हूँ कि मैं बताना चाह रहा हूँ आप सबको कि कितने बड़े घर से उस ज़माने में, चूँकि हमारे हालात उस वक्त में अच्छे नहीं थे, हम गुलामी में थे, और वो कितने बड़े, कितने कुलीन वर्ग से उनका ताल्लुक़ था और वो इंग्लैंड पढ़ने भेजे गए थे, इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। तो ये लेटर का जवाब उन्होंने लिखा। तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने मैनेजर से कहा कि कल उस कॉलेज के कितने गेट हैं। तो ये बताया गया कि उस कॉलेज के 7 गेट हैं। तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने मैनेजर से कहा कि कल मेरे बेटे के लिए 7 गेट पर गाड़ी खाली होनी चाहिए। बताने का मकसद ये है कि जो इतना अमीर इंसान था, इतना बड़ा आदमी था, जब वापस वो हिंदुस्तान पढ़ाई कंप्लीट करके लौट कर आए तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने ये कहा, यू गो एंड वांटेड इनटू द इंडिया, आप जाओ भारत के अंदर, देखो कि भारत के लोगों की क्या ज़रूरत है। और ये उन्हें पता था, ये दोनों की मैसेज, दूरदर्शिता आप देखिए कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने ये नहीं पूछा कि तुमने क्या देखा, बल्कि ये कहा कि यू गो एंड ज्वाइन द गांधी। और आपने उस ज़माने में कांग्रेस को ज्वाइन किया और फिर एक लंबी पूरी एक फ्रीडम स्ट्रगल की पूरी एक बात है जो इससे पहले मैडम ने बताई। और ख़ास बातें कुछ ये हैं कि जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल के दौरान, जो इतने नाजों का, इतने अमीरी में पला हुआ इंसान, उसने अपने आने के बाद इतनी बार जेल जाना हुआ, बहुत ही हार्ड जेल उन्होंने ज्वाइन की, वो उसमें रखे एक सख्त कारावास की सज़ा हुई। वहाँ से भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को, अपने ख़तों को जारी रखा, लिखना हुआ लिखते रहे, और अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को, उन्हें लेटर्स के द्वारा पढ़ाई कराई और ये दिखाना चाहा, बताना चाहा कि दुनिया कैसी है, हमारे भारत का इतिहास कैसा है, भारत डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत और विश्व। तो एक किताब भी छपी, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो ये इनवाइसेड, ये दूरदर्शिता थी उनकी कि उन्होंने जेल के अंदर भी खाली यूं ही टाइम को वेस्ट नहीं किया। ये बात सीखने की है कि कारावास, देखिए जेल होती है, कोई वहाँ पे लग्जूरियस चीज़ें नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी वो पढ़ते भी रहे और वहाँ से अपनी बेटी को पढ़ाते भी रहे, और उनकी बेटी भी उनकी उस एक्सपीरियंस से, उस अनुभवों से फ़ायदा उठाती रही, और जो आगे चलकर हिंदुस्तान की बहुत ही कामयाब और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी। पंडित नेहरू ने यहाँ पर जो भारत का ख्वाब देखा, भारत को आज़ाद होने के बाद उन्हें ये बात पता थी कि अगर हम मजबूत होंगे तभी दुनिया में हम सर उठाकर जी सकते हैं, वरना गुलाम मुल्क को किस रूप में और किस आंखों से देखा जाता है। या आप बहुत अच्छी तरीके से समाज में भी देख सकते हैं कि जिसको हम डिग्रेड समझते हैं या वंचित समझते हैं, उसको हम किस नज़र से लोग देखा करते हैं, कुलीन वर्ग खास तौर किस नज़र से देखता है। तो ऐसे ही उस वक्त अंग्रेज़ भी कुलीन थे, बहुत ज़्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड थे, लग्जरियस लाइफ गुजार रहे थे, और वो किस दृष्टि से देखते होंगे, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी। बाहर जाने के बाद अंग्रेज़ों से जो उनका साबका पड़ा और जो मजबूत लोगों से साबका पड़ा, उनकी समझ में आ गया वो राष्ट्र,
वो मुल्क मजबूत होते हैं, जिनके लोग मजबूत होते हैं, जिनकी इकनॉमी मजबूत होती है, वही दुनिया से आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की थी कि भारत भी का सर भी शान से ऊंचा उठे, यहाँ के लोग भी दुनिया के अंदर इज्जत की दृष्टि से देखे जाए। जो इससे पहले भारत के लोगों को जिस नज़र से बाहर कंट्रीज़ में देखा जाता था, विदेशों में देखा जाता था, ये बहुत अच्छी तरीके से सबकी समझ में आ सकता और ये बताया भी गया। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये समझ में आया कि भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ का जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है। तकरीबन 74% से ज़्यादा जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और उनकी मेन जीविका एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर को उन्होंने टूल बनाया, 5 वर्षीय योजना लागू करी। उनको यही पता था कि अंतरिक्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये इज्जत की और मान बढ़ाने की जगह है। तो अंतरिक्ष प्रोग्राम में उन्हें वहीं से स्टार्टिंग करी, हिस्सा ले, जबकि हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी। फिर भी उस ख्वाब को देखा। आर्यभट्ट और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे लोग उनके पास थे। डॉक्टर और भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग उनके साथ काम कर रहे थे, जिनको उन्होंने ये बताया कि भारत को किस अंतरिक्ष प्रोग्राम की ज़रूरत है। सैटेलाइट का प्रोग्राम किया और उस वक्त में आधुनिक शिक्षा के रूप में कंप्यूटर की लॉन्चिंग नई हुई थी और ये पता था कि आने वाला दिन कंप्यूटर का होगा, आने वाला युग कंप्यूटर का होगा, डिजिटल होगा। तो कंप्यूटर शिक्षा को भी इन्होंने लागू किया और कंप्यूटर को भी चाहा कि आधुनिकीकरण के तौर में कंप्यूटर भी यहाँ पर इस्तेमाल हो और आगे इस्तेमाल होगा। आईआईटीज़ की प्रमोट करने में, आईआईटीज़ को प्रमोट करने में, कंप्यूटर सिस्टम को प्रमोट करने में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया। और उन्हें पता था कि अगर हिंदुस्तान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो हम दुनिया के लोगों के सामने एक बड़ी मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं, बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आधुनिक शिक्षा, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया को बनाने में जो रचयिता था, जो क्रिएटर थे, वो थे पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू की जो सोच थी, उन्होंने दुनिया और एक बात और बताते चले कि उस वक्त में दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी थी तकरीबन। एक रशियन ग्रुप था और एक अमेरिकन ग्रुप था। आमतौर पे देखा गया, अगर पहले के आप पढ़ेंगे तो रशियन लॉबी हमारे कंट्री से ज़्यादा अटैच थी, लेकिन उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की, जो पॉलिसी अडॉप्ट की, वो पॉलिसी ये थी कि वो किसी एक धड़े में से जुड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने अपनी पॉलिसी को तटस्थ रखा और ऐसा रखा कि वो सबके साथ और सबको लेकर साथ में चले, एक ग्रुप और एक सिस्टम में ना जुड़े, क्योंकि ये उनको पता था कि अगर दुनिया में अपना रोल प्ले करना है, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने देश को अगर एक मजबूती के साथ सबके सामने खड़ा करना है, तो ज़रूरी ये है कि हम एक ऐसी भूमिका निभाएं इंटरनेशनली कि हमें हर ग्रुप और हर दोनों जो साइड्स हैं वो हमको वैल्यू दें, हमको मान दें। इसके साथ साथ पंडित नेहरू ने न सिर्फ ये चीज़ को अटेंशन पे किया, बल्कि हमारे जो हमारा जो पर कैपिटा इनकम था, जो हमारी जितनी भी हमारी आगे की आने वाली जो हमारी एजुकेशन थी और हमारी जो पीढ़ी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, इन सब पर फोकस किया। और 5 वर्षीय योजना के रूप में उन्होंने हमारे भारत को डिफरेंट क्लॉज में, डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड किया, ताकि हमारा देश आगे तरक्की कर सके। और सेक्ट बाय सेक्ट, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएं। ये प्लानिंग थी, ये सोच थी पंडित नेहरू की। और न सिर्फ उन्होंने अपने वक्त में सिर्फ एग्रीकल्चर को फोकस किया था, बल्कि आने वाले वक्त के लिए तैयार भी किया था, आने वाले वक्त के लिए सपना भी दिखाया था, आने वाले वक्त के लिए देश की एजुकेशन सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को, अंतरिक्ष प्रोग्राम को, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने फोकस करके उसकी नींव रख दी थी, नींव तैयार कर दी थी। और जितनी भी मॉडर्न एजुकेशन उस ज़माने में हो सकती थी, जो आज के लिए भी मॉडर्न है, एडवांस है, उस तमाम चीज़ों को उसी वक्त में शुरू किया गया था। अगर आप तलाश करेंगे और देखेंगे और देखना चाहेंगे तो जितनी भी हमारे यहाँ की जितनी भी तरक्यात की जितनी भी चीज़ें हैं, वो उसकी फाउंडेशन उसी वक्त में तैयार की जा चुकी थी। ये सब पंडित नेहरू और उनकी टीम का योगदान था। और उस टीम में बड़े बड़े इन्वाइस्ड पर्सन थे, जिन्होंने इस देश के निर्माण में, इस देश के निर्माण करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। क्योंकि वो सच्चे देशभक्त थे। याद रखें, जो सच्चा देशभक्त होगा, जो वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत करता होगा, वो उसको इस बात की ज़रूरत नहीं होगी कि वो लोगों उसकी तारीफ़ करें, बल्कि वो चुपचाप अपने धुन में लगा रहेगा और
आंगन को सींचता रहेगा, ताकि आने वाली वक्त, आने वाली नस्लें जो हैं वो इज्जत से और शान से सर उठा सकें। हम सबको भी ये प्रण करना चाहिए, ख़ासतौर से बच्चों को ये प्रण करना चाहिए कि जो हमारे डिफरेंट लीडर्स ने जो इस मुल्क को बनाने में, आगे बढ़ाने में जो ख्वाब देखा, जो उन्होंने प्लानिंग करी और जो प्लानिंग वो करना चाहते थे, जो वो पूरी नहीं कर सके, आज का नौजवान, चूँकि नौजवान ही किसी भी मुल्क की ताकत होती है, और इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो ये है कि हमारे यहाँ नौजवान नस्ल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पावर के साथ है। लेकिन मोर देन 60% हमारे यहाँ नौजवान हैं जो जिस तरफ चाहें हमारे देश के रुख को मोड़ सकते हैं। बस ज़रूर इस बात की है कि हम ये तय करें और बिल्कुल कोर दिल के साथ, इस बात से नहीं कि कोई हमें शाबाशी देगा, इस बात से नहीं कोई हमको छापेगा, इस बात से नहीं कि कोई हमको अवार्ड देगा, रिवार्ड देगा। रिवार्ड और अवार्ड ये है ही कि अगर आप दिल से और हम सब दिल से मिलकर इस देश की तरक्की के लिए, इस देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम नहीं तो आने वाली जनरेशन, हम नहीं तो आने वाले जो लोग हैं, हम नहीं तो आने वाली जो दुनिया है, जो यहाँ के लोग हैं, वो जब दुनिया में जाएंगे तो हमारा देश जब मजबूत होगा, हम जब मजबूत होंगे, तो याद रखें कि इनके लोगों को जो इज्जत मिलेगी और जो रिस्पेक्ट मिलेगी, और फिर हमको वर्ल्ड लीडर बनने से कोई नहीं सकता। और आज आने वाले दिनों के अंदर याद रखें कि हमारा ही फ्यूचर है, हमारा ही मुस्तकबिल है, और हम उस लेवल पर अपने कदम बढ़ा चुके हैं, चंद्रयान के रूप में, अंतरिक्ष के प्रोग्राम के रूप में, और डिफरेंट प्रोग्राम्स जो भी दुनिया की जितनी भी पावर्स हैं वो आज हम उसका बेसिक्स तैयार कर चुके हैं। जबकि हम डेवलपिंग हैं, लेकिन बहुत जल्द हम डेवलप कंट्रीज़ में शुमार हो जाएंगे। आज सबसे बड़ा उसका आप ये देखेंगे कि दुनिया की जितनी भी पावर्स होती हैं या दुनिया के जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, वो संगठन अधूरे हैं हमारे मुल्क के नाम के बिना, वो संगठन अधूरे हैं हमें बगैर शामिल किए, वो संगठन अधूरे हैं, वो पॉलिसीज़, वो संधियाँ इंटरनेशनली अधूरी हैं जब तक उसमें इंडिया को, हमारे देश भारत को शामिल नहीं किया जाए, उसका नाम ना लिया जाए, उससे पूछा ना जाए, उससे कहा ना जाए। तो ये समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी ताकत, ये सबसे बड़ी पावर और ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि आज हमारा मुल्क वहाँ तक पहुँच चुका, जिसकी शुरुआत 1947 से हुई थी। 15 अगस्त 1947 से आधुनिक भारत के निर्माण हुआ था। आज उस रूप में धीरे धीरे ऑन ट्रैक होते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। बस हमको अपने देश को सामने रखना है, अपने मुल्क से मोहब्बत करना है, और मुल्क से मोहब्बत वही है कि हम हर इंसान अपने आप में एक पावर है, हम हर इंसान अपने आप में एम्बेसडर है, हर इंसान अपने अंदर एक स्किल लिए हुए जो ऊपर वाले उसको स्किल के साथ भेजा है। ज़रूर इस बात की उस स्किल को बाहर निकालना है, उसको फ्लो करना है, उसको इनलाइटन करना है, उसको जलाना है, उसको रोशन करना है, और फिर उससे पूरी देश हमारा रोशन होगा और ये देश पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। इसी बात के साथ